ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं मीनू सिंह और आई खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। परीक्षा न होने से विधि छात्रों का भविष्य दांव पर, आक्रोशित छात्रों ने निकाला पैदल मार्च, जमकर कोसा विश्वविद्यालय प्रशासन को। मुहर्रम के मौके पर भी मुस्लिम इलाकों में गंदगी का अंबार, जिम्मेदार विभागों ने मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को दिखाया ठेंगा। नासमझ मजदूरों से रजिस्ट्रेशन के बहाने ले रहे हैं शुल्क, कुछ लोगों ने बनाया रजिस्ट्रेशन व्यवस्था को कमाई का जरिया। और नहीं रुक रही मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं, थाना शाहगंज क्षेत्र में 7 साल की मासूम हुई वहशी दरिंदे की हवस का शिकार। और अब खबरें विस्तार से। 7,864 लाख रुपए की लागत से बने एसएन मेडिकल कॉलेज की 8 मंजिला इमारत का उद्घाटन 7 नवंबर को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कर सकते हैं। 330 बेड वाले इस आधुनिक भवन में 20 ऑपरेशन थिएटर्स और मरीजों की सुविधाओं के लिए 8 लिफ्ट लगाई गई हैं। कॉलेज का जर्जर मेडिसिन विभाग अगले माह से इस भवन में शिफ्ट हो जाएगा। सर्जिकल स्पेशलिटी की जो बिल्डिंग तैयार हो रही है उसमें से हमें फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर, 4 फ्लोर हमें 1 महीने के अंदर, जैसे बिजली का कनेक्शन कनेक्ट हो जाएगा, बिजली का काम चालू है रेस्टोरेंट वालों का, वो चालू हो जाएगा, वैसे हमें दे देंगे वो। तो ये कार्य लगभग 15 से 20 दिन, 30 दिन में पूरा होने की संभावना है। 30 दिन मान लीजिए, हम इस 30 दिन में उसके पश्चात तुरंत ही सर्जरी डिपार्टमेंट को और मेडिसिन डिपार्टमेंट का जो जर्जर हालत में है बिल्डिंग, उसको शिफ्ट कर देंगे। शहादत के महीने मुहर्रम होने के बावजूद भी मुस्लिम बस्तियों में फैली गंदगी मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को चुनौती दे रही है। महीनों से लगे गंदगी के ढेर से उठती दुर्गंध की वजह से मुस्लिम समाज के लोगों में बेहद आक्रोश है। शासन और प्रशासन की ये लापरवाही क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या बन गई है। आप देख रहे हैं, चाहे ये केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, ये सिर्फ खोखले वादे करती है। गंदगी के ढेर आपको नज़र आ रहे हैं कि हमारी मुस्लिम बस्ती के अंदर एक भी विकास का कार्य नहीं हुआ है। यहाँ पर लोग रहते हैं, ना कि जानवर से भी बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। तो इस वक्त आगरा प्रशासन में बड़ी शर्म महसूस हो रही है। जो सरकार मुस्लिम वोटों से जीत के आई और उसने ऐसे नुमाइंदे बैठा ले कि जहाँ आज मुहर्रम का महीना बड़ा गमी का महीना माना जाता है, जिसमें इबादत होती है। इसके अंदर ना तो आप मुस्लिम क्षेत्रों में या कहीं भी आप देखें गंदगी का अंबार लगा है, चारों तरफ आप व्यवस्था देख ही ना है। सब कुछ यही दर्शाता है कि सपा शासन में बिल्कुल अधिकारी सब नाकारक हैं। आदमी नर्क की ज़िंदगी जी रहा है। वो हर किसी भी समाज का हो, आप स्थिति से बिल्कुल सामने रूबरू हैं। सत्र पूरे होने के 6 माह बीत जाने के बाद भी परीक्षा न होने से विधि छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया है। आक्रोशित छात्रों ने बुधवार को एमजी रोड पर पैदल मार्च निकालकर विरोध जताया। विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए छात्र विश्वविद्यालय पहुंचे। लॉ की परीक्षा अभी तक संपन्न नहीं कराई गई है, जो कि जुलाई माह तक हो जानी चाहिए थी। और कुलपति से हमने प्रस्ताव दिया था तो हमारे एग्जाम फॉर्म भर गए थे, लेकिन अभी तक उनकी परीक्षाएं नहीं संपन्न हो पाई हैं। और अब जो हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं, ज्ञापन देंगे अपना, हमारे अपनी लॉ की परीक्षा तुरंत कराएं, जिससे कि हमारा भविष्य खराब ना हो पाए। जी हमारी जुलाई में परीक्षा संपन्न हो जानी चाहिए थी और अगस्त तक हमारा रिजल्ट आ जाना चाहिए था, क्योंकि अब तक नहीं आ पाया है ना। अगर हमने उसमें लिखा अगर 1 तारीख तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। आईएमए के नवनिर्वाचित प्रेसिडेंट ने ताज न्यूज के समक्ष अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। लीडागरा सामाजिक संस्था ने डॉक्टर जे.एन. टंडन का भव्य स्वागत कर चिकित्सा सेवाओं में सुधार की संभावनाएं जताई। डॉक्टर टंडन इससे पहले एसएन मेडिकल कॉलेज में जूडा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सबसे पहले आपका आभार प्रदर्शित करता हूं, क्योंकि इस पूरे विश्व की सबसे बड़ी गैर
सरकारी संस्था जिसका नाम है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उसकी आगरा शाखा का जो मैं अध्यक्ष निर्वाचित हुआ हूँ, मेरे लिए और तमाम ऐसे लोग, आप जैसे लोग जो कि जन स्वास्थ्य के प्रति चिंतित और समर्पित हैं, वो सभी इस बधाई के पात्र हैं। मेरी प्राथमिकताओं में जनता और चिकित्सकों के बीच एक ऐसा बेहतर संवाद कायम करना होगा जो हमारी स्वस्थ परंपराओं और पारंपरिक समाज की भावनाओं के अनुकूल हो, और चिकित्सकों के स्वाभिमान का प्रश्न भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे पूरे संगठन के सामने, और संगठन मजबूती से ऐसे तमाम हमलों को जवाब देने के लिए तैयार हो, ऐसी मेरी आकांक्षा और सपना है। आज के सुबह के समाचार पत्रों में भी आपने एक अनर्गल बयान स्वास्थ्य मंत्री का अवश्य पढ़ा होगा। तो ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए भी संगठन को मजबूत होकर जनता के बीच आने की आवश्यकता है, और शायद मैं इस दिशा में कुछ कार्य कर सकूं, ऐसी उम्मीद करता हूं। हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे लीड आगरा जो सामाजिक संस्था है उससे प्रत्यक्ष रूप से डॉक्टर जयंत टंडन साहब जुड़े हुए हैं, और सामाजिक सेवाओं में उनकी भूमिका हमेशा अग्रणी रहती है, और हम लोगों को इस बात की खुशी है IMA के अध्यक्ष के रूप में वो चुने। निश्चित रूप से शहर के डॉक्टर IMA के माध्यम से अब समाज सेवा के क्षेत्रों में उतरकर गरीबों की मदद करें। हमेशा गरीबों की सेवा करने वाले डॉक्टर JL टंडन को अध्यक्ष पद के लिए सुशोभित किया गया है। ये वास्तव में बहुत हर्ष का विषय है, और आगरा विकास मंच एक समाज सेवी संस्था है, उससे हमारे ये डॉक्टर साहब शुरू से ही जुड़े हुए हैं। जब भी इनकी हमें आवश्यकता पड़ती है, इनकी सेवाएँ हमें निःशुल्क और बड़े सद्भाव से सेवा में हमेशा आगे रहे हैं। और अब ऐसा लगता है कि आगरा शहर में IMA कुछ एक नया कदम उठाने जा रहा है, और जो सदस्य अभी नहीं बन पाए हैं डॉक्टर्स, इनके नेतृत्व में लगभग सभी डॉक्टर्स IMA के से जुड़ेंगे और समाज सेवा में कीर्तिमान स्थापित करेंगे। श्रम विभाग कार्यालय पर विभाग ने मजदूरों को लाभ देने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया है, लेकिन कुछ लोगों ने इस रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था को भी अपनी अवैध कमाई का जरिया बना लिया है, जिसमें मजदूरों का पैसा लेकर रजिस्ट्रेशन कराने की कार्रवाई पूरी की जाती है, जबकि विभाग की ओर से ये व्यवस्था बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। मजदूर वर्ग का हमेशा से शोषण होता आया है, और ये शोषण कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के अपने ठेकेदारों द्वारा किया जाता है, जिसमें भरपूर सहयोग पहले जमींदार और अब सरकारी महकमों के अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं। वर्तमान की बात करें तो प्रदेश सरकार ने मजदूर वर्ग के लिए तमाम योजनाएं चला रखी हैं, जिसका लाभ उन्हें सरकारी कार्यवाही के बाद ही मिल पाता है, क्योंकि मजदूर अनपढ़, अशिक्षित और अनजान होता है। तो इसी कमजोरी का फायदा उठाकर श्रम कार्यालय पर मजदूरों से उन्हीं के ठेकेदार पैसा लेकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाते हैं और गरीब मजदूरों को लूट रहे हैं। निर्माण मजदूर संगठन विभाग से मिलते हैं इसे। अच्छा, तो आप अपने आप ही भरवाते हैं? हाँ, मैं भवन निर्माण मजदूर संगठन का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, अध्यक्ष। कितने फॉर्म टोटल आप कब तक मिलेंगे इन्हें साइकिलें? अब ये फॉर्म जमा हो जाएंगे, उसके ऊपर आगे से वो रसीद दे देंगे और वो समय देंगे अपना। कैमरे के सामने ये व्यक्ति साफ तौर पर कह रहा है कि वो मजदूरों के फॉर्म भरवा रहा है, वो भी निःशुल्क। आपको बता दें कि मजदूर अशिक्षित तो होता ही है, साथ ही कहीं ना कहीं डरता भी है, वो भी पूरी जानकारी न होने के कारण सब कुछ जानते हुए भी इन भ्रष्टाचार करने वाले मजदूर नेताओं को पैसा देता है और अपना काम कराता है, क्योंकि सरकारी कार्यालय में शिकायत करने पर उनकी सुनी नहीं जाती, उल्टा उनको निराश बनाकर लाभ से वंचित कर दिया जाता है। और शायद इसी वजह से मजदूर कैमरे के सामने आने से परहेज करते हैं और कैमरे के पीछे सारी कहानी बयां कर देते हैं। हद तो तब हो जाती है जब विभागीय अधिकारी भी जानकारी होने के बाद चुप्पी साध लेते हैं। थाना इत्माद-दौला के कालिंदी बिहार में एक युवक 5 साल की मासूम बच्ची को पैसों का लालच देकर बुरी नीयत से उसे झाड़ियों में ले जाकर अश्लील हरकतें करने लगा। जैसे ही मासूम बच्ची ने रोना शुरू किया तो युवक वहां से फरार हो गया। घटना की सूचना पर बच्ची के परिजन मासूम को थाने लेकर पहुंचे, जहां पुलिस युवक के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। लड़की को खेंती को उठा के ले गया था। कौन ले गया था? एक लड़का। क्या नाम उसका? बूरा। लड़की को खेंती को उठा के ले गया था। कौन ले गया था? एक लड़का। क्या नाम उसका? बूरा। और इसी खबर के साथ रुक रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए।
सरल हुआ, सुगम हुआ नया विद्युत संयोजन। अब टोरेंट पावर में नया विद्युत संयोजन का आवेदन करना और भी सरल हुआ। आप निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ हमारे किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र में संपर्क करें और शीघ्र नया संयोजन पाएं, जैसे ग्राहक द्वारा भरा हुआ आवेदन पत्र, परीक्षण पत्र, लाइसेंस, विद्युत ठेकेदार द्वारा प्रमाणित आवेदक का एक पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र की प्रतिलिपि, यदि उपभोक्ता गरीबी रेखा के अंतर्गत है तो बीपीएल राशन कार्ड की प्रतिलिपि। जहां संयोजन अपेक्षित है उस जगह पर कोई बकाया राशि न होने का घोषणा पत्र 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, अपेक्षित परिसर का स्वामित्व प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि या उसके अभाव में 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्तिबद्ध पत्र। यदि आवेदक उस परिसर का स्वामित्व नहीं है तो स्वामित्व प्रमाण पत्र के साथ मालिक द्वारा प्रमाणित अनापत्ति प्रमाण पत्र। हमारे ग्राहक सेवा केंद्र का पता है पूर्वानंद प्लाजा, राम रघु हॉस्पिटल के सामने, चर्च रोड, आगरा, 49 सदर बाजार, शिवहरी रोड, शॉपिंग आउटलेट के सामने, आगरा और 286 जयपुर हाउस, एडीए कार्यालय के निकट, आगरा। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0562242554। साई आशा प्रॉपर्टीज, एडी अप्रूव्ड कोठी प्लॉट्स खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। ताज नगरी 2 में एडी अप्रूव्ड प्लॉट्स के लिए संपर्क करें। पवन गोयल, साई आशा प्रॉपर्टीज, शॉप नंबर 56, 100 फुटा रोड, एडी हाइट, क्रॉसिंग ताज नगरी 2, आगरा। मोबाइल नंबर 9719000022। ब्रेक के बाद अगली खबर। थाना शाहगंज रामनगर पुलिया स्थित शिक्षा के मंदिर में पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने 7 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गया। घटना के बाद थाना शाहगंज पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। जिस शिक्षा के मंदिर में मासूमों को शिक्षा दी जाती है, उसी मंदिर में पड़ोस में रहने वाले युवक ने 7 साल की मासूम बच्ची को अपनी दरिंदगी का शिकार बना लिया। घटना थाना शाहगंज क्षेत्र के रामनगर कॉलोनी की है। यहाँ रहने वाले रमेश की 7 साल की मासूम गुड़िया घर से खेलने के लिए निकली थी। तभी पड़ोस में रहने वाले राहुल ने पैसे का लालच देकर उसे अपने साथ एक पास के ही स्कूल में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे दिया। आरोपी राहुल घटना के बाद मौके से फरार हो गया। वहीं घटना के बाद लहूलुहान अवस्था में रोती हुई मासूम अपने घर पहुंची तो परिजनों ने बच्ची की हालत देखी तो पैरों तले जमीन खिसक गई और अपनी बेटी से जब घटना के बारे में पूछा तो उसने अपने साथ हुए दुष्कर्म की कहानी बताई। छोटे बच्चों ने बताया था कि ऐसे ऐसे एक लड़के को दुष्कर्म करते हुए देखा है। तो जब जाके पता किया तो पता लगा कि वो व्यक्ति जो है जिसका बेटी का साथ दुष्कर्म हुआ है तो वो हमारा मित्र है। उस मित्र बेटी के फादर का नाम है प्रेमदत्त। तो वो अभी जाके जब उसके घर जाके पूछा है तो जब उसके फादर के साथ तो आधे घंटे बाद उसने पूछ के बताया कि मेरी बेटी के साथ वाकई में ऐसी दुर्घटना या ऐसे दुष्कर्म हुआ है। तो उसके बाद हमने सागन थाना पुलिस एसओ प्रभारी जी को हमने सूचित कर दिया है और उसके बाद पुलिस भी आई है, एसपी साहब भी आए हुए हैं। अरे कितने साल की लड़की है, कितने साल की उम्र? लड़की की उम्र 8 से 9 वर्ष है। कितने कराए, कहाँ कितने उम्र होगी? जो लड़कों की हैं वो बच्ची जो बता रही है 2 लोग थे और एक का नाम तो मुझे पता है, एक का नाम राहुल और भैंसा है। कितने साल के होंगे लगभग? वो करीबन 16, 17, 18 साल के हैं। परिजनों द्वारा घटना की सूचना इलाकाई पुलिस को दी गई तो आनन फानन में पुलिस भी मौके पर पहुंच गए और बच्ची को मेडिकल के लिए भिजवा दिया। साथ ही फरार आरोपी राहुल की तलाश भी शुरू कर दी है। आज शाम करीब 5:30 से 6 बजे के बीच में शाहगंज थाना क्षेत्र रामनगर की पुलिया से एक बलात्कार की घटना की सूचना आई। नाबालिग लड़की के साथ उसी मोहल्ले के रहने वाले एक लड़का है जो आरोपित था और घटनास्थल भी रामनगर की पुलिया ही है
और उस लड़के को एप्रीहेंड कर लिया गया है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय में एसआईटी की टीम के खौफ की वजह से कुलपति और रजिस्ट्रार से लेकर कई दर्जन अधिकारी और कर्मचारी नदारद हैं। सेल्फ फाइनेंस कॉलेज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने विश्वविद्यालय के हालात पर चिंता जताते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। विश्वविद्यालय में हुए फर्जीवाड़े की जांच को लेकर एसआईटी की टीम एक सप्ताह से आगरा में डेरा डाले हुए है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय में पिछले एक सप्ताह से एसआईटी की टीम डेरा डाले हुए है। स्पेशल टीम के खौफ की वजह से विश्वविद्यालय के आला अधिकारी तक नदारद हैं। कई कर्मचारियों से एसआईटी की टीम घर जाकर पूछताछ भी कर चुकी है। बीएड घोटाले से लेकर विश्वविद्यालय में हुए कई फर्जीवाड़ों की जांच एसआईटी टीम कर रही है। कई माह तक चली जांच पूरी होने के बाद अब दोषी कर्मचारियों की गिरफ्तारी होनी है। उच्च न्यायालय के आदेश पर चल रही जांच में विश्वविद्यालय के कई बड़े अधिकारी भी फंस सकते हैं। सेल्फ फाइनेंस कॉलेज एसोसिएशन के अध्यक्ष ने विश्वविद्यालय की बिगड़ती दशा पर चिंता जताई है। विश्वविद्यालय के हालात तो पहले से ही खराब है। लगभग 2 साल से बच्चे परेशान हैं, कॉलेज वाले परेशान हैं। विश्वविद्यालय के रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। अब आप समझिए नवंबर आने को है, अभी तक BA पार्ट 1, BSc पार्ट 1, BSc पार्ट 2, BA पार्ट 2, BCom पार्ट 2 इनके रिजल्ट नहीं है। तो कैसे, और उधर लास्ट डेट हो चुकी है आपकी समाज कल्याण। जो बच्चे गरीब बच्चे हैं, जो स्कॉलरशिप के बहाने ही पढ़ते हैं, उन बच्चों के जिनके माँ बाप नहीं पढ़ा पा रहे हैं, उनको स्कॉलरशिप का एक टाइम निकला जा रहा है। विश्वविद्यालय की गिरती हुई साख पर चिंता जताते हुए डॉक्टर रामेश्वर चौधरी ने पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। विश्वविद्यालय में बीते महीनों हजारों फर्जी अंक तालिकाएं बरामद हुई थीं। छात्र नेता के घर से बरामद फर्जी मार्कशीट पर विश्वविद्यालय के होलोग्राम लगे थे। विश्वविद्यालय सूत्रों के मुताबिक ये होलोग्राम तत्कालीन रजिस्ट्रार वीके पांडे के पास थे। मामले का खुलासा होने के बाद छात्र नेताओं ने भी कई बार विश्वविद्यालय के आला अधिकारियों का घेराव कर प्रदर्शन किया था। अब उच्च न्यायालय के आदेश पर स्पेशल टीम जांच के बाद कार्रवाई कर रही है। देश में बालिकाओं और महिलाओं के साथ बढ़ रही छेड़छाड़ की घटनाओं के बाद विदेशी लोग भी सुरक्षा को लेकर चिंतित होने लगे हैं। मंगलवार को असीम नारी शक्ति संस्था के तत्वावधान में RBS कॉलेज की 150 से ज्यादा छात्राओं को स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित किया गया। अमेरिका से आई ट्रेनर ने बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस की बारीकियां समझाई। सामाजिक संगठन असीम नारी शक्ति द्वारा छात्राओं को आत्मरक्षार्थ प्रशिक्षण प्रदान किया गया। RBS कॉलेज कैंपस में 150 से ज्यादा छात्राओं को स्वयं सुरक्षा के लिए ट्रेन किया गया। देश में महिलाओं और बालिकाओं के साथ हो रही छेड़छाड़ और लूटपाट की घटनाओं को देखते हुए संस्था द्वारा देश भर में प्रशिक्षण अभियान चलाया जा रहा है। अमेरिका से आई प्रशिक्षक ने छात्राओं को प्रायोगिक तौर पर सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी। संस्था अध्यक्षा के मुताबिक स्वयं सुरक्षा प्रशिक्षण 2 चरणों में दिया जाएगा। प्रशिक्षण मिलने के बाद किसी भी छात्रा के साथ अनहोनी होने पर वो अपना बचाव खुद कर सकेगी। आगामी दिनों में संस्था के सहयोग से शहर के अन्य महाविद्यालयों में भी प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाएगा। अमेरिकी ट्रेनर से स्वयं सुरक्षा के गुरु मंत्र सीखने के लिए छात्राओं में भी उत्साह देखने को मिला। इसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं, सभी कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ ट्रेन हो जाएं। और अभी हमने 1.5 महीने पहले ही अपना कार्यक्रम लॉन्च किया है। अब तक हम पहले ग्रेटर नोएडा में हमने 100 लड़कियों को ट्रेनिंग दी, फिर हमने मेरठ में 400 लड़कियों को ट्रेनिंग दी। ये सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग है। इसमें जिस तरीके से USA में, इजराइल में 1 दिन की सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है, हमारी ट्रेनर भी USA से आई है और वो उसी पैटर्न पे लड़कियों को ट्रेनिंग देती है, जिससे वो इतनी सबल बन जाए, उनके अंदर इतना आत्मबल आ जाए कि वो जो कोई इस तरीके का हमलावर, चेन स्नैचिंग, पर्स लूटना, छेड़छाड़ करना, तो उनसे लड़ाई कर सकें, उनसे बचाव कर सकें। इसलिए हम ये सेल्फ छात्राओं को एक प्रशिक्षण दिया जा रहा है जो US पैटर्न के आधार पर जो नारी महिला जो शक्ति है, असीम नारी महिला शक्ति, इनके तत्वाधान में यहाँ पर दिया जा रहा है। इस ट्रेनिंग का जो मेन मकसद है वो आजकल जो युवा लड़कियाँ हैं जब सड़क पर निकलती हैं, इनके संग छेड़छाड़ की घटनाएँ, इनकी पर्स और स्नैचिंग की घटनाएँ, ऐसी घटनाएं इनमें ना हो, इनका जो आत्मबल, जो इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कैसे डेवलप हो, छोटी मोटी चीज़ों को वो किस तरीके से अपना कार्यकुशलता से कर सकें, तो इसके बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है। और इस ट्रेनिंग को हम लोगों ने 2 पार्ट में बांटा हुआ है।
60 के 2 बैचेस हमारे यहाँ ट्रेनिंग चलेगी। एमजी रोड पर मयूरी के संचालन पर लगी रोक को लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए सैकड़ों मयूरी रिक्शों के पहियों पर कानूनी ब्रेक लगा दिया गया है। इस कार्रवाई से घबराए मयूरी चालकों ने भी एमजी रोड पर संचालन से तौबा कर ली है। बीते समय में एमजी रोड पर मयूरी रिक्शों के संचालन पर लगी रोक के आदेशों का असर देखने को मिल रहा है। लाइफलाइन पर धड़ल्ले से मनमानी कर रहे मयूरी चालकों के रवैये पर पुलिस प्रशासन ने लगाम कसते हुए मंगलवार को सैकड़ों मयूरी रिक्शाओं के पहियों पर कानूनी ब्रेक लगा दिया। पुलिस एक्ट के तहत मयूरी के संचालन पर लगाम कसते हुए मयूरी चालकों को सीधा अदालत का रास्ता दिखाया। वहीं पुलिस महकमे के मुताबिक जिलाधिकारी के आदेशों की अवहेलना के तहत इन पर कार्रवाई की गई है। ये एमजी रोड पर ई रिक्शा जो करते हैं ये 8 सवारी बैठा लेते हैं और डेंजरस स्थिति हो जाती है। अगल बगल जो भी वाहन निकलते हैं उनको बड़ा बैलेंस करना है, इसके चलते इन्हें निरोधात्मक कार्रवाई करते हैं। जहां बीते कुछ महीनों पहले एमजी रोड से यातायात सुचारू बनाए रखने को लेकर मयूरी सहित सीएनजी ऑटो रिक्शों के संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया था। जिलाधिकारी के आदेशों के मुताबिक ट्रैफिक के दबाव को कम करने के दृष्टिकोण से इन पर रोक लगाई गई थी। वहीं आदेशों की अवहेलना करने को लेकर इन पर कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है, जिससे एक बार फिर एमजी रोड पर यातायात को पूर्ण रूप से सुचारू बनाया जा सके। वहीं देखना अब ये होगा कि पुलिस की ये कार्रवाई कितना रंग ला पाती है। यह एक बार फिर चंद दिनों की कार्रवाई के बाद सभी आदेश ठंडे बस्ते में नजर आते हैं। सिकंदरा क्षेत्र में बाधित जलापूर्ति के लिए जल संस्थान पर बढ़ा पब्लिक का दबाव, जिसके लिए जल संस्थान ने बाधित क्षेत्रों में पानी सप्लाई के लिए टैंकर्स की संख्या बढ़ा दी है। इससे इलाकाई लोगों की परेशानी का पूरा समाधान बेशक न हुआ हो, पर उन्हें कुछ राहत जरूर मिलेगी। सिकंदरा वाटर वर्क्स से आने वाली पाइपलाइन फट जाने से शाहगंज, हरिपर्वत, सिकंदरा, बोदला, कोतवाली, राजामंडी सहित अन्य कई क्षेत्रों में पेयजल संकट गहरा गया है। इसके बाद विभाग ने भी अपनी कमर कसते हुए यहां वैकल्पिक तौर पर लगाए गए टैंकर्स की संख्या बढ़ा दी है। साथ ही उनके चक्करों में भी इजाफा कर दिया है ताकि जहां तक संभव हो पानी की आपूर्ति कराई जा सके। विभाग को भी इस बात का डर सताने लगा है कि अगर जनता का गुस्सा फूट पड़ा तो हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। इसलिए जल संस्थान की महाप्रबंधक मंजूरानी गुप्ता ने सभी अधिकारियों को जल्द से जल्द काम पूरा करने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि गुरुवार देर शाम तक मंगाए गए सामान भी उपलब्ध हो जाएंगे और काम जल्द पूरा किया जा सकेगा। एमपी लाइन क्षतिग्रस्त हुई है। ये स्पेशल लाइन ही है। पूरे प्लांट की इनकमिंग एमबीबीआर प्लांट से जो पानी आता है उसकी इनकमिंग पाइपलाइन है जो क्षतिग्रस्त हुई है। तो बड़ी स्थिति तो है ही है ये। अब इसमें तो आकस्मिक व्यवस्था ही संभव है इसके बचाव के लिए। तो आकस्मिक व्यवस्था के लिए टैंकर लगाए हैं हमने। अपने विभागीय टैंकर प्लस किराए के जितने भी अवेलेबल थे वो सारे हायर कर लिए हैं और हायर करके उससे व्यवस्था को बनाने की चेष्टा की जा रही है कि लोगों को पानी मिले। कब तक ये उम्मीद लगाई जाए कि ये पूरे हो जाएंगे और कुछ टैंकर और बढ़ाए जाने की कोई योजना भी? और टैंकर जो हमको उपलब्ध थे हमने सब ले लिए हैं और टैंकर भी अवेलेबल नहीं है। ट्रैक्टर नगर निगम से भी हमने किराए के लिए हैं। 8 ट्रैक्टर नगर निगम से किराए का लिया है। किराए वाला वैसा जो उनका विभागीय था वो लिया है, उसे जोड़ करके व्यवस्था को बना रहे हैं जो बेटर है। टैंकर की जितनी रिक्वायरमेंट आ रही है लगभग उसे पूरी को हम अचीव कर रहे हैं। जितने फ़ोन आ रहे हैं तो कितने टैंकर इस समय सप्लाई दे सकते हैं? 100 टैंकर रोज जा रहे हैं। टूटी पाइपलाइन की जानकारी देते हुए सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग सदस्य रमन सिंह ने बताया कि आमतौर पर 1600 mm की पाइपलाइन सिर्फ आगरा में ही है, जिसे गंगा प्रोजेक्ट के लिए डाला गया था। लेकिन जल संस्थान ने ऐसे हालातों में किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की जिससे कि ऐसे हालातों में संकट से उबरा जा सके और इसका खामियाजा शहर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। पाइपलाइन बर्स्ट हो गई है, उससे रिलेटेड है। तो उसमें तो ये है कि चूँकि जो पाइपलाइन आगरा में पड़ी है उस साइज़ की पाइपलाइन यूपी में बहुत कम जगह है। इन्होंने कोशिश की थी किसी और जगह से मिल जाए, अगर स्पेशल जो लगने वाली पाइप एंड्स हैं वो इनको अवेलेबल नहीं हुआ, स्पेसिफिकली बनवाने पड़े। और सडन कोई चीज़ हो जाती है इसके लिए तो केवल आपातकालीन व्यवस्था कोई है वो यहाँ हमारी सोच नहीं है उसके लिए।
जब हमारे सर पर आ जाता है तब हम सोचना शुरू। जल संस्थान द्वारा कराई जा रही वैकल्पिक व्यवस्था से बाधित पेयजल आपूर्ति को पूरा कर पाना संभव नहीं, लेकिन विभाग की इस व्यवस्था से लोगों को काफी हद तक राहत जरूर मिलेगी। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगले बुलेटिन में नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए ताज न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।